हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल का स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025। जी हाँ, ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जो कि आप 2025 में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। वो बेसिकली मिक्सचर होंगे सारे कैटेगरी के। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक ही कैटेगरी का बताऊंगा, सारे मिक्सचर होंगे। और मैं आपको ऐसे 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो अभी बूम चल रहा है, मतलब जिनको अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो मैं आपको ऐसे ही 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो कि बूम्ड है। तो यहाँ पे सबसे नंबर 5 पे बात करें तो 5th नंबर पे आता है वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये सबसे नंबर 1 फंड है। जैसे कि आपको पता है कि मतलब फ्लेक्सी, जब यहाँ पे फ्लेक्सी बात आती है मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि मतलब वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में कोई भी कैटेगरी को मतलब प्रायोरिटाइज देके वो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसमें कोई एक सेबी के गाइडलाइन नहीं होता कि मतलब आपने 25% लार्ज कैप के स्टॉक्स रखने हैं या फिर मिड कैप के स्टॉक्स रखने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे जितने भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है वो अगर आप देखेंगे तो मोस्टली लार्ज कैप में ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन फिर भी आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जरूर रिसर्च करिएगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि मतलब आपने एज्यूम कर लिया और फिर जाके इन्वेस्टमेंट कर लिया कि हाँ फ्लेक्सी कैप में ज्यादा लार्ज कैप में होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ मोस्टली इस यही होता है। और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की बात करें तो यहाँ पे 70% तक का तो पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का ही एलोकेशन होता है, बाकी के बच्चे 30% तो वो मिड कैप या स्मॉल कैप में करते हैं और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताऊं स्मॉल लार्ज फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड सबसे ज्यादा अच्छा फंड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको फॉरेन के भी स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी बड़ी कंपनीज होगी फॉरेन की, गूगल हो गया, मेटा हो गया, जैसे फेसबुक हो गया। तो ऐसे कई सारे जो स्टॉक्स है वो आपको इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे पास्ट 3 इयर्स में तो 17% तक का एनुअलाइज रिटर्न है। तो 17% तक एनुअलाइज रिटर्न, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसने अगर ऑल टाइम इसका रिटर्न देखेंगे तो आपको 6 महीने पहले तो आपको 20 से 21% तक का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। रीजन ये कि पास्ट के 6 से 7 महीने में आपको देख रहा होगा कि मार्केट करेक्शन जो है वो बड़े हाई लेवल पे हुआ है। आप देखेंगे ऑल ओवर निफ्टी जो है 15% तक का गिर चुका है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में भी मिला है। तो ये आप एक राइट टाइम एक अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो ये एक पॉपुलर स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अगर इसका ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो 23 से 24% तक का मैसिव रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा रिटर्न है। अगर आप देखिए हर साल आपको 23 से 24% ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड देखने को नहीं मिलेगा जो कि इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ एक चीज बता दूं, ये आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको 6 से 7 महीने पहले देखते तो आपको 27 या 28% तक का मैसिव रिटर्न देखने को मिलता। लेकिन अभी 3% का एवरेज गिर चुका है। रीजन ये है कि क्योंकि पास्ट 6 से 7 महीने में आप देखेंगे यहाँ पे एक मेजर करेक्शन मार्केट में देखने को मिला है। उस चक्कर में यहाँ पे जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी इंपैक्ट देखने को बहुत ज्यादा मिला है। तो एवरेज आउट जो है थोड़ा कम हो चुका है और इसका 24% या 23% तक का इसका ऑन एन एवरेज रिटर्न हो चुका है ऑल टाइम रिटर्न में अगर आप देखेंगे तो। नंबर 3 में हो गया आपका एचडीएफसी फोकस 30 फंड। तो ये बेसिकली 30 स्टॉक्स पे ही मेजर इनका फोकस रहता है और इसी के डेवलपमेंट पे, इसी के ही फ्यूचर में अगर ये जो 30 जो स्टॉक्स है एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ही अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो यहाँ पे अगर आप इसका 3 इयर्स का एनालाइज रिटर्न देखिए तो 26.04% तक का रिटर्न है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अभी मैंने आपको इससे पहले वाला म्यूचुअल फंड बताया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और अभी जो ये वाला बता रहा हूँ एचडीएफसी फोकस 30 फंड, ये दोनों फंड बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड होते हैं। क्योंकि रीजन ये होता है स्मॉल कैप जो होता है वो छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। तो छोटी कंपनीज में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो वहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो अभी ज्यादा वेल एस्टैब्लिश कंपनीज नहीं है, फ्यूचर में लॉस कर सकती है। और यहाँ पे एचडीएफसी फोकस 30 फंड में क्या प्रॉब्लम रहता है, प्रॉब्लम ये रहता है कि यहाँ पे आपका सिर्फ फोकस 30 स्टॉक्स पे ही किया जा रहा है। तो 30 स्टॉक्स जो है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और 30 स्टॉक्स में से अगर मान लीजिए 5 से 6 या 7 भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देती तो वहां पे आपका रिटर्न भी बहुत कम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क ज्यादा बन जाता है। नंबर 2 में आता है वो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अगर आप 1 ईयर रिटर्न देखेंगे तो 48.60% तक का मैसिव रिटर्न है। 3 इयर्स का एसआईपी रिटर्न देखेंगे तो 26.15% तक का मैसिव रिटर्न है।
5 इयर्स का एसआईपी रिटर्न देखेंगे तो 29.18% का मैसिव रिटर्न है। तो अब देख पा रहे कि मतलब एक मिड कैप कैटेगरी का सबसे टॉप क्लास फंड कोई है तो वो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये भी बूम चल रहा है। अगर आप देखेंगे हर जगह हर एक बंदा बोले यार मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिव्यू बनाओ, या फिर मैंने कई कमेंट्स में भी देख रखे और कई बंदे बोल दे कि यार मिड कैप कैटेगरी का सबसे नंबर 1 फंड है। अगर आप इस पे फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे ना तब आपको पता चलेगा, मतलब आप इस पे डिटेल रिसर्च भी करिएगा। जो इन्होंने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख रखे हैं तो मैं आप उससे पता चलेगा कि यार इन्होंने रिस्क को कम लेके और रिटर्न आपको थोड़ा अच्छा खासा दिलवाने की कोशिश करी है मिड कैप कैटेगरी में। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको बताऊं मिड कैप कैटेगरी में एक नंबर 1 आप इसको म्यूचुअल फंड मान सकते हैं जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जब आके इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो देखिए पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब पास्ट रिटर्न में अगर अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है यानी कि फ्यूचर में आपको भी अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सके, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये चीजें टोटली डिपेंड करती है कि फंड मैनेजर कैसा है, मार्केट कंडीशन कैसा है, मार्केट अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं, तो सब कुछ ये टोटली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तभी उस बेसिस पे एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाता है। लेकिन हाँ मोतीलाल एक ब्रांडेड कंपनी है, मतलब ब्रांडेड अगर आप इसका फंड हाउस मान सकते हैं। तो ब्रांडेड मतलब इन्होंने पास्ट में आप देखेंगे इनके जो कई अलग कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है उन्हें अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखे हैं, तो ये अपने आप को नीचे नहीं गिरवाएंगे। तो यहाँ पे एक डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में भी, अगर ये वो जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं वो आगे भी फ्यूचर में फॉलो करेंगे। तो नंबर 1 में होता है वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो देखिए ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली सेक्टरल फंड होता है। सेक्टरल मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो सारी कंपनीज होती है काम करती है उसी पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आपका एक आईटी सेक्टर्स होता है। आईटी मतलब वहां पे सारे टेक्नोलॉजी सेक्टर होते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब जहां पे आपका कोडिंग रिलेटेड, मतलब जैसे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गए, उस पे बेसिस पे काम करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया तो उस बेसिस पे अगर काम करते हैं, डेवलपमेंट वेबसाइट डेवलपमेंट, ये ऐसे कई सारी चीजें होती है जो आईटी सेक्टर्स का काम करते हैं। तो उनमें कई सारे कंपनीज, जैसे आपका एग्जाम्पल ले लीजिए इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, आपका एचसीएल, तो ये सारी कंपनीज आईटी कंपनीज में आती है। तो एक सेक्टर हो गया, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है लेकिन आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं आपको ज्यादातर हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आईटी सेक्टर सॉरी मैं आपको ये बता सेक्टरल फंड जो होते हैं उनमें थोड़ा इग्नोर मारिए, क्योंकि ये जो होता है ये जो बेनिफिट देते हैं सीजनल बेनिफिट देते हैं। सीजनल मतलब इस साल एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे दिया और अगले साल आप देखिए डूबेंगे। तो ये जो चीज होता है, और मैं आपको एक चीज भी बता देता हूँ कि जब एक स्टॉक गिरता है ना, मतलब मान लीजिए टीसीएस एचसीएल एक ही सेक्टर पे काम कर रहे हैं, एचसीएल स्टॉक गिरता है तो टीसीएस का भी गिरता है, टीसीएस का गिरता है तो एचसीएल का भी गिरता है। तो ये जो चीजें थोड़ा एक दूसरे के डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक सेक्टर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए अभी जैसे आप कोई एक रिमोट इलाके में है, वहां रिमोट इलाके में आप देखेंगे तो कुछ ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब स्कूल फैसिलिटी नहीं है, कोई आपको म्यूनिसपैलिटी नहीं दिखेगा, कुछ भी रोड फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो वहां पे जो ये सब प्रॉब्लम, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ये सब प्रॉब्लम को जो फेस करते हैं उनको इशू को रिजॉल्व करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज काम करती है। वो क्या करती है, चीजें बनाती है वहां पे, ये बनवाती है, जैसे मैंने कहा था कि हॉस्पिटल बनाती है, म्यूनिसपैलिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है बनवा के, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा बनाती है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। तो डेफिनेटली इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि देखिए इंडिया जो है ना 70% अभी रूरल एरिया में कवर्ड है। तो रूरल एरिया में मतलब वहां पे आपका अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब वहां पे अभी भी पोटेंशियल है कि डेवलपमेंट हो सके। लेकिन हाँ ये वाला अगर यूएसए में होता, अभी मैं यूएसए के बेसिस पे मैं इसको डेफिनेटली इसको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि देखिए वहां पे ऑलरेडी बहुत जगह ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत चीजें बन चुकी है हर जगह। तो वहां पे डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो बहुत ही कम है। हाँ मेंटेनेंस का स्कोप थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि चीजें मेंटेनेंस जब आप चीजें बना देते हैं तो वहां पे मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन हाँ बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे वहां पे एक नेगेटिव फीडबैक मतलब चीजें रहेगी वहां पे। लेकिन अभी एज ए डेवलपिंग नेशन इंडिया में यहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्कोप है। तो उस बेसिस पे देखा जाए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसका 1 ईयर का सिप रिटर्न एसआईपी रिटर्न देखेंगे तो 41.2623% तक का रिटर्न है। 3 इयर्स का एसआईपी रिटर्न देखेंगे तो 16.37% तक का रिटर्न है। और 5 इयर्स का एसआईपी रिटर्न देखेंगे तो 30.01% तक का मैसिव रिटर्न है। तो देख पा रहे कि इन्होंने रिटर्न जो है इसके मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। लेकिन हाँ 3 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कम है, लेकिन
5 साल के रिटर्न देखेंगे एवरेज आउट बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो पास्ट में जो इन्होंने अभी जो पास्ट के 1 साल या 2 साल में इन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, तभी ये अभी ये पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड है बूम में चल रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर सेक्टर भी बूम में चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, बूम के बेसिस पे मत जाइए, रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा कि जो आपका सेक्टरल फंड है उससे थोड़ा ज्यादा दूर रहिए। और जो मैंने आपको अभी एक और म्यूचुअल फंड बताया वो आपका 30 जो फोकस एचडीएफसी 30 फोकस म्यूचुअल फंड है, उसमें भी थोड़ा बहुत आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें भी मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा दूर रहिए, दूर भी रह सकते हैं। बाकी के जो 3 म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। यानी कि मैंने बोल दिया दूर रहिएगा तो आप दूर रह गए, ऐसा नहीं। फ्यूचर में अगर आपको उसने 100% तक का रिटर्न दे दिया तो मेरे को आप गाली दे रहे हैं। देखिए रिस्क बना रहता है, ये म्यूचुअल फंड में जब आप करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका यहाँ पे रिस्क बना रहेगा। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आपने सुना ही होगा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहेगा, यानी कि आपका पैसा लेके कोई भाग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहेगा, मार्केट अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, मार्केट अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देगी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल सी बात है और सिंपल सी लॉजिक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं सिर्फ लाता रहता हूँ। थैंक यू।